हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विघ्नहर्ता ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल चैनल। तो आज से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डेट्स रहते हैं, बहुत सारे पास्ट इवेंट रहते हैं, उस स्टोरीज रहते हैं, कुछ कुछ याद भी नहीं रहता हमें क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो अगर हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से मीन्स इन ईजी वे फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री अच्छी तरह से याद रह जाएगा। सो हमने इस वीडियो में यही कोशिश की है कि अगर हमने हिस्ट्री को फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ा तो हमें हिस्ट्री याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चैप्टर। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो जो वेस्ट साइड में जो डेवलपमेंट हुआ था उसको इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में हिस्टोरियोग्राफी क्या है, अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स, उसके ट्रेडिशन, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में, उसको भी पढ़ेंगे हम, और कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो वी बिगिन विद द चैप्टर। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: A historian is a person who studies and writes about the past। मतलब कि हिस्टोरियन एक पर्सन होता है जो पास्ट के बारे में लिखता है और उसके बारे में स्टडी करता है इन डिटेल में। और हिस्टोरियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल राइटिंग, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी एक स्टडी होती है हिस्टोरिकल राइटिंग की। जो भी हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग की उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। इन दिस चैप्टर We will learn about the historical documents in the detail। जो historical documents के बारे में है हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So before studying about these documents, we need to remember few things such as follows। ये documents को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि first we need to check how old the document is, यानी कि वो डॉक्यूमेंट कितना पुराना है ये हमें चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली, वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग। जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड किया गया है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वो करेक्ट है या रॉन्ग है, यानी कि सही है या गलत है, ये हमें वेरीफाई करना होगा। थर्ड, हु हैड इशू द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया गया है वो किसने इशू किया है ये हमें पढ़ना होगा। फोर्थ, वी नीड टू कंपेयर इट विद द रिसोर्सेस ऑफ दैट टाइम। तो अब हम ये कैसे समझेंगे, जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज्य किया था तब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या थे कि ब्रिटिश ने रूल इन इंडिया हैड मेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इंडियन लोकल्स। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर सकते थे, एक डेली लेबरर की तरह काम कर सकते थे, ड्राइवर, सर्वेंट्स, ये सब कुछ बन सकते थे। मतलब एक अर्निंग दी थी ब्रिटिश ने हमारे लिए। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि उन्होंने बहुत सारे रेलवेज और बहुत सारे ट्रैवल सिस्टम के लिए हमें इजी कर दिया था और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी कर दिया था। तो ये हमारे सारे एडवांटेजेस हो गए। अभी डिसएडवांटेजेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये कि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी उन्हें उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई, इंडियन सोल्जर्स की, और उनकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया ब्रिटिश एम्पायर का अपने ऊपर। तो ये हुआ डिसएडवांटेजेस। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को हम पढ़ के हमें एक आइडिया मिल जाती है कि आखिर हमारे साथ अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था। मतलब उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग अगर हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चल जाएगा, एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। Historical research writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past events and their interconnection. It is a continuous process. Historical research writing और जो studies हम लोग carried out करते हैं तो उसका एक objective रहता है। तो objective ये है कि हमें chronology और past events को understand करना बहुत important है और उनकी interconnection को समझना भी बहुत important है। So what is a chronological order? The chronological order is a way of arranging actions, events or things according to the time they occur। मतलब एक एक्शन को, इवेंट्स को और थिंग्स को हम अरेंज करेंगे पर्टिकुलर टाइम पे जब जब वो ऑकर हुए थे, उसे ही कहते हैं क्रोनोलॉजी।
तो अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ 2 टाइप के एज है, एक प्री हिस्ट्री एज है और एक हिस्ट्री एज है। प्री हिस्ट्री एज जो है वो 3000 BC टू नाउअडेज से। सो अभी प्री हिस्ट्री एज में हम देख सकते हैं पैलियोलिथिक है और न्यूलिथिक है। अभी पैलियोलिथिक जो है वो 3 मिलियन ईयर्स टू 3000 BC ये एज चलता आ गया है। तो इसमें 2 टाइप की एज है, एक पैलियोलिथिक है और एक न्यूलिथिक है। पैलियोलिथिक जो है वो 300 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BC चलता आ रहा है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज डिस्कवर हुए थे। उसके बाद उन्होंने यूज़ ऑफ फायर करना सीखा था और फिर नियोलिथिक एज में उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। अभी हम बढ़ते हैं हिस्ट्री एज पे, जैसे कि एंशियंट एज हम देख सकते हैं। तब हुआ था इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मेडिवल एज में जो फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। मॉडर्न एज जो है उसमें कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर दिया था और कंटेम्प्रेरी एज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो इवेंट है इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजी। अलग अलग टाइम पे ये इवेंट अकर हुआ है तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि अभी हमने क्रोनोलॉजी और पास्ट इवेंट समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड द इंटरकनेक्शन। अभी जो इंटरकनेक्शन है मतलब कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स, मतलब जब लिंक करते हैं दोनों एक दो चीज़ों को या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों को तो उसे कहते हैं इंटरकनेक्शन। अब ये जो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहता है इन द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस। एग्जाम्पल सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वी यूज द एम्पेरिकल मेथड। अभी एम्पेरिकल मेथड क्या होता है? एक लैबोरेटरी मेथड होती है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बहुत सारे और एक ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर सकते हैं। अभी ये मेथड क्या हेल्प करेगा? जो एम्पेरिकल मेथड है वो हमें 3 चीज़ों में हेल्प करता है। फर्स्टली टू वेरीफाई द नॉलेज, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द नॉलेज के लिए हम उस चीज़ों को जो एक्सपेरिमेंट है उसे बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंडली अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड दीज लॉज आर करेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दे वर डिराइव्ड। यानी कि जो लॉज वो टाइम पे डिस्कवर हुए हैं वो ये टाइम पे भी हम उसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं उसमें और इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, मतलब वो टाइम पे जब भी डिस्कवर किए होंगे तभी ये टाइम पे भी हम उसको अलग अलग वैल्यूज से समझ सकते हैं। थर्ड, दिस लॉज कैन बी प्रूव्ड अगेन एंड अगेन विद द यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। एग्जाम्पल्स लाइक पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन एंड वी कैन प्रूव इट विद द यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वो इंटरलिंक्ड है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है। तो यही समझाना चाहते हैं कि अभी पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल के या फिर न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन को अलग अलग तरीके से सेम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे अगर हम लोग ने अलग अलग तरीके से भी प्रूव किया तो। सो इसे कहते हैं एम्पेरिकल मेथड। बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो टाइम पे अकर किया था तो वो टाइम पे तो हम थे नहीं, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं हिस्ट्री को? हम रीजन समझेंगे। रीजन वाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फर्स्टली वी वर नॉट प्रेजेंट इन दैट हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हम उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टाइम पे जो कुछ है वो करेक्ट है या नहीं। अभी सेकेंड रीजन ये है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, मतलब हम उस इवेंट को वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते। सो ये प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड, इन हिस्ट्री वी कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस, मतलब हम हिस्ट्री में एक लॉ यानी कि एक फॉर्मूला नहीं बना सकते कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग को वो हम बार बार प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है इररिस्पेक्टिव, मतलब वो टाइम से रिगार्डिंग हम लोग एक फॉर्मूला तो क्रिएट कर नहीं सकते। सो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च को हम मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं कर सकते। उसके हमने रीजंस भी पढ़े थे कि हम हिस्टोरिकल इवेंट्स में नहीं थे वो टाइम पे और हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, ना उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो अब हम उसके लिए सोल्यूशन क्या निकालेंगे? तो सोल्यूशन ये है कि सो टू बिगिन टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वी नीड an expert. So who is an expert? An expert is a person who knows about the historical documents in detail. जैसे कि
उसे उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज, सेकेंड उसकी स्क्रिप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए। सिर्फ अ पर्सन यानी कि जो एक्सपर्ट है उसे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अच्छे से पता होगी, सो वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट्स मीनिंग। मतलब हम उसको रीड कर सकते हैं। अगर जैसे कि हमें कोई लैंग्वेज अच्छे से समझ आ गई, कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो हम उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और वो जो है उस टाइम का वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें क्या कहना चाहता है उसको हम अच्छे से और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद दिस रियल मीनिंग। मतलब उसका किस वजह से वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो अच्छे से हम समझ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं एक्सपर्ट्स की और क्वालिटीज़ के बारे में। सो एक्सपर्ट जो है कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकता है। अब वो कैसे एग्जामिन करेगा, तो कुछ क्राइटेरिया होंगे। तो क्राइटेरिया जैसे कि फर्स्ट आता है लेटरिंग स्टाइल, मतलब किस लेटरिंग स्टाइल में लिखा गया है वो समझ सकता है। सेकेंड ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब किस स्टाइल में वो लिखा गया है, कर्सिव में लिखा गया है, बोल्ड लेटर में लिखा गया है, इटैलिक्स में लिखा गया है, किस टाइप में लिखा गया है वो अच्छे से समझ सकता है कि उसकी स्टाइल क्या है और किस तरीके से लिखा गया है। थर्ड उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, मीन्स किस टाइम पे वो मैन्युफैक्चर हुआ था। फोर्थ द टाइप ऑफ पेपर, मीन्स पेपर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा कैसा सा पेपर मटेरियल मीन्स कौन सा यूज़ किया था वो हमें पता चल जाएगा। फिर लास्ट है स्टैम्प्स ऑफ ऑथोरिटी, मीन्स कौन से स्टैम्प्स यूज़ किए गए थे उसके हिसाब से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजा महाराजाओं के कुछ अलग अलग स्टैम्प्स हुआ करते थे, तो हम उनको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये स्टैम्प जो है कि ये किंगडम से बिलोंग करता है, तो हमें एक क्लियर आइडिया आ जाती है। तो एक्सपर्ट को ये पांचों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है, जिससे कि ये क्राइटेरिया से वो एग्जामिन कर सकता है। सो नाउ with the help of this 5 criteria, these historical documents are verified by an historian with help of various historical references। मीन्स सिर्फ ये 5 चीज़ों का ही हम ध्यान देंगे, पर हम लोग अलग अलग हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देखेंगे और उसके हिसाब से अभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से वेरीफाई हो चुके हैं बाय द हिस्टोरियन जो कि हमारा एक्सपर्ट माना जाता है। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने एक्सपर्ट्स, उसके क्राइटेरिया और किस तरह से वो वेरीफाई करते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, ये हमने समझ लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की तरफ। अभी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड को हम एक कॉन्सेप्ट चार्ट की तरह देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जैसे कि हाइपोथेसिस मीन्स दे आर लाइक अजम्पशंस मीन हम कुछ अजम्पशंस प्रिडिक्ट करेंगे और फिर हम उसको प्रूव करेंगे अलग अलग तरीके से। अभी हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस, कुछ अलग अलग रेफरेंसेस के साथ हम उस अजम्पशन को एक प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज, जैसे कि हम अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के साथ उसे क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। अभी अलग अलग सोर्सेस कौन से हैं? जैसे कि लेटर्स होंगे उस टाइम के, स्कल्पचर्स रहेंगे, इंस्क्रिप्शंस रहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स रहेंगे, तो हम उसे डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा ताकि हमें क्रिटिकल इवोल्यूशन निकाल सके। एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ दैट टाइम, मतलब उस टाइम के रिलेवेंट जो रेफरेंसेस थे जो अवेलेबल है उस टाइम का, वो हम अच्छे से स्टडी करेंगे और एग्जामिन करेंगे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस that lead to the historical transitions, carrying out comparative analysis, means to collecting the information we will highlight the important points, मतलब जो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन यानी कि हिस्टोरिकल चेंजेस हुए थे वो टाइम पे, अलग अलग चेंजेस, और उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस निकालेंगे हम लोग कि मेन रीजन क्या था जिसकी वजह से ये हिस्टोरिकल चेंजेस आए थे, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस आए थे। अभी फिफ्थ पॉइंट है understanding the references regarding the time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in the historical research method। जैसे कि हम एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देखेंगे, हर एक अलग अलग डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे जो हैपन हुए थे वो टाइम पे, मतलब वो टाइम पे अकर हुए थे,
उसके हिसाब से हम न्यू हिस्टोरिकल रिसर्च, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि उस टाइम पे कैसा। सो ये पॉइंट का मतलब है कि हम लोग अलग अलग रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, वो टाइम के जो अकॉर्डिंगली हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उस हिस्टोरिकल इवेंट्स जो वो टाइम पे अकर हुए थे उसको डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे जो उस टाइम पे यूज हुआ था एक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के लिए, हमें हेल्प आउट होगा इसमें। सिक्स्थ है, जो लास्ट है, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। मतलब हम एक न्यू फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हम लोग ने फॉर्मुलेट किए, मतलब जो हमारे डाउट्स है उस टाइम के रिसोर्सेज के बारे में या फिर उस टाइम के हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, और अगर हमें उसके करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे तो हमारा जो रिसर्च है वो कामयाब हो जाएगा। अब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जब हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब कौन से वो वेरियस डिसिप्लिन्स है जो यूजफुल है हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। तो फर्स्ट आता है आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एंशिएंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल मीन्स। मतलब जो मटेरियल है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। मटेरियल जैसे कि एंशिएंट जो मटेरियल है, जो बोन्स होते हैं, अलग अलग स्कल्पचर्स रहते हैं, उसको खोदाई करके जब हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि मतलब क्या क्या है, क्या क्या ट्रांजिशंस, क्या क्या चेंजेस आ गए तब से लेके अभी के टाइम तक। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रीवियस जो थे एप्स थे वो थोड़े से बेंड होके चलते थे, और अभी जैसे कि डेवलपमेंट आ गया है कि हम लोग स्ट्रेट चलते हैं बिकॉज ऑफ अवर वर्टिब्रल कॉलम। तो एक चेंज जो आ गया है वो हम आर्कियोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं। अभी जो सेकेंड पॉइंट है वो है आर्काइवल साइंस। सो आर्काइवल साइंस इज अ स्टडी ऑफ आर्कीव्स विच आर कलेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब ये अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, अलग अलग रिकॉर्डिंग्स किए वो टाइम पे उसका कलेक्शन है, और कुछ डेटा स्टोर किया है उसका कलेक्शन है, उसे कहते हैं आर्काइवल साइंस। थर्ड है मैन्युस्क्रिप्टियोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। मतलब किंगडम्स से तरीके से लेटर लिखते थे या फिर कुछ लिटरेचर को प्रिजर्व करके रखा था उन्होंने, तो उनके कुछ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, तो हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। सो एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस है उसको जब हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं एपिग्राफी। सो इंस्क्रिप्शन मतलब वर्ड, और वर्ड्स को जब हम कार्व करते हैं स्टोन के ऊपर या फिर कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। अभी इंस्क्रिप्शन सिर्फ स्टोन और हार्ड सरफेस पे नहीं, तो कुछ मॉन्यूमेंट्स के ऊपर या फिर कुछ बुक्स के ऊपर भी इंस्क्रिप्शन किया जाता है। सो दैट इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अब बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल में। तो अब पुराने ज़माने में तो अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते थे क्योंकि उन्हें लेटर्स लिखना तो आता नहीं था, तो मीन्स अल्फ़ाबेट यूज़ करना उन्हें अच्छी तरह से आता नहीं था, तो वो लोग सिम्बॉल यूज़ करते थे। अभी के टाइम पे कैसे मॉडर्न टेक्निक्स आ गए तो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके से लिखने आता है, हम लोग अलग अलग स्टाइल्स में लिख सकते हैं। तो पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में जो फ़र्क है उसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, मतलब अलग अलग तरीका लिखने का। तो हम उसको एनालाइज करेंगे और अच्छे से उनका लेटरिंग स्टाइल समझेंगे। लिंग्विस्टिक। सो लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम लैंग्वेज की, उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। मीन्स अलग अलग राजा महाराजों के और अलग अलग किंगडम्स के जो है वो अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे। मीन्स जैसे कि शिवाजी महाराज के टाइम पे कुछ अलग तरीके के कॉइन्स बिलोंग करते थे। अभी न्यूमिस्मैटिक्स तो ये भी होता है कि हमारी इंडियन करेंसी कुछ अलग है और बाहर की देश की करेंसी जो फॉरेन करेंसी है वो अलग है। सो दैट इज द डिफरेंस इन द स्टडी ऑफ द कॉइन्स। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट आता है जीनियोलॉजी। सो जीनियोलॉजी मीन्स हम एक लीनिएज की स्टडी करेंगे, मतलब एक चीज होता है उसकी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है और अभी उसका कहाँ तक डेवलपमेंट होते जा रहा है। लास्ट स्लाइड में हमने मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स जो यूजफुल है हिस्टोरिकल रिसर्च पे वो पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। मतलब एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव हम जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियन। मतलब ऐसा स्कॉलर जिसको हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और वो अच्छी तरह से वो नैरेटिव को लिख सकता है उसे कहते हैं हिस्टोरियंस।
पर अभी प्रॉब्लम ये होता है कि हिस्टोरियन हर एक चीज़ को तो इंक्लूड नहीं कर सकता, हर एक पास्ट इवेंट को वो अच्छी तरह से वो नैरेटिव में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो उनको शॉर्ट में लिखना पड़ता है और अच्छी तरह से समझ में भी आना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। सो द इंक्लूजन एंड द इंटरप्रिटेशन, ये दोनों मिला के ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस, मीन्स हिस्टोरियन करते हैं इंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन, मतलब एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और एक इंक्लूजन करते हैं। सो ये जो है कि ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम, मतलब जो एक फ्रेमवर्क, मतलब जो एक आइडिया डेवलप करते हैं हिस्टोरियन, उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहता है ये इंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स। और फर्दर हिस्टोरिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब किस स्टाइल में वो हिस्टोरियन ने लिखा है, वो टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट किस स्टाइल में लिखा है वो डिटरमाइंड होता है यही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ हिस्टोरियन से। सो ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, जैसे कि इसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. So, the tradition of writing historical narrative, that is historiography, मतलब जो ट्रेडिशन होता है हिस्टोरिकल नैरेटिव का उसे ही कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है कि दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, मतलब उनको उस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं थी या फिर ईगरनेस नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कुछ अपने अलग मेथड्स निकाले थे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड द वैल्यूअर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। वैल्यूअर होता है अ ग्रेट ब्रेवरी एक्ट, स्पेशली जो बैटल में हुआ था, मतलब तब के टाइम पे किस तरह से बैटल होते थे और किस तरह से उन्होंने वो फाउट किया था। सो उनको भी ये पास ऑन करना था जनरेशन टू जनरेशन कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे। सो नाउ एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक, मतलब उन्होंने अलग अलग मीन्स निकाले थे, जैसे कि फर्स्टली है केव पेंटिंग्स, मीन्स किस तरह से वो फॉट करते थे, उन्होंने वो केव पेंटिंग्स किए थे। या फिर अगर उनको किसी एनिमल को हंट करना है तो उसको भी वो केव पेंटिंग में निकाल के ड्राइंग दिखाते थे कि हम किस तरह से उस एनिमल को हंट करेंगे या फिर कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। सेकेंड आता है स्टोरी टेलिंग, तो वो लोग अलग अलग स्टोरीज बनाते थे और छोटे बच्चों को सिखाते थे ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके। वो स्टोरीज जो फाउट हुए, जो बैटल्स हुए, उसके बारे में ओल्ड पीपल जो है वो स्टोरीज बताते थे। जो मेन जैसे कि ओल्ड पीपल जो है तब के टाइम के, वो उनको अलग अलग स्टोरीज बताते थे, राजा महाराजा की कहानियाँ बताते थे, कैसे उन्होंने ब्रेवरी के साथ फॉट किया था, ये सब कुछ वो छोटे बच्चों को बताते थे। तो वो छोटे बच्चे मीन्स बड़े हो जाने के बाद वो अपने बच्चों को बताएंगे, मतलब वो जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते जाएगा, मतलब सबको एक ब्रेवरी एक्ट पता चल जाएगी तब के एंसेस्टर्स की। थर्ड है सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब वो अलग अलग तरीके से सॉन्ग सिंग करते थे बताने के लिए ब्रेवरी के बारे में। अच्छा, बैलेड, बैलेड मीन्स एक पोयम या फिर एक सॉन्ग लिखना, नरेट करना एक स्टोरी को शॉर्ट शॉर्ट स्टैंजास में, तो उसे कहते हैं बैलेड्स। सो ऑल दिस फोर मीन्स सच एज केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलेड्स, दिस all traditional means are looked upon as a sources of history in the modern historiography। जो modern historiography अभी जो हम पढ़ते हैं ये सब जो है वो sources है जो एक्ट एज अ सोर्स करते हैं, जिससे हमें एंशियंट जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो पुरानी हिस्टोरियोग्राफी है, उसे समझने में हेल्प आउट होता है। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट, this method is based on the scientific principle and it begins with the formation of relevant questions। ये जो मेथड है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का वो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है एंड इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चंस, मीन्स रिलेवेंट क्वेश्चंस मीन्स कनेक्टेड जो होता है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था उसके एग्जिस्टेंस का, मीन्स वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो एक क्वेश्चंस के जरिए। It means that these questions are about the deeds of the members of the ancient human societies of a particular period। Means
ये जो क्वेश्चंस है वो तब के टाइप के पर्टिकुलर जो तब का टाइप का पीरियड था, जो टाइम था, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस फ्रेम आउट किए हैं। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन नीड्स, मतलब कोई इंटर रिलेशन सजेस्ट नहीं करता हिस्ट्री। थर्ड है आंसर दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, मतलब जो एविडेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से ही हमें वो आंसर्स मिल है। फोर्थ है हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन नीड्स, मतलब जो मैन ने एक जर्नी की है वो हम हिस्ट्री से समझ सकते हैं। मीन्स एक जर्नी हुई है, एक जर्नी डेवलप हुई है, जैसे कि अभी तब के टाइम की और अभी के टाइम पे बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो अलग अलग मेथड्स ऑफ राइटिंग करते हैं वो, और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आए। मीन्स एक ग्राफ बन जाता है कि तब के टाइम से लेके अभी के टाइम तक किस तरह से डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन में। तो हिस्ट्री हमें इस सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़े थे उसके हिसाब से इट हैज़ इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। मीन्स उसकी जो रूट्स है वो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से स्टार्ट हुए। सो हिस्ट्री जो है वो ओरिजिनली एक ग्रीक टर्म है। जो ग्रीक टर्म जो है, जैसे कि हेरोडोटस जो थे, जो वो बहुत ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन थे 5th सेंचुरी के, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था हिस्ट्री। उनकी फर्स्ट बुक जो थी वो जो इंटाइटल थी द हिस्ट्रीज में, उन्होंने ये बुक में ये वर्ड का डिस्क्रिप्शन किया था। इसलिए हिस्ट्री जो है वो ओरिजिनली वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सो जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो अब हम बढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन द यूरोप एंड इट्स हिस्टोग्राफी। मीन्स किस तरह से साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ था यूरोप में और उसकी हिस्टोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो बिगिन टिल द 18th century यूरोप हैड अचीव और रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो रिमार्केबल यानी कि वर्थ ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन के लिए जो वर्थ था, ऐसा बहुत कुछ किया था यूरोप ने उस टाइम पे इन फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। हम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया था। तो जो स्कॉलर्स थे वो टाइम के, दे हैड कम टू द बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी, मतलब उन्होंने अलग अलग पॉसिबिलिटी मीन्स अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए थे और ट्राई किए थे। सो मेन फोकस वो किसके ऊपर करते थे? तो फोकस में वो करते थे फर्स्टली सोशल पे, और सेकेंड जो है वो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, मीन्स जो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स के ऊपर है वो बेसिक फोकस करते थे। तो क्या करते थे, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज आउट करते थे। फिर वो एक फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते थे, मतलब अलग अलग डिस्कशन से जब हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग को अलग अलग व्यूज़, हर चीज़ का एक व्यू समझ में आता है, हर पर्सन क्या बताना चाहता है उसके बारे में हमें समझ जाता है। तो इसलिए वो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते थे। सो उनकी जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस थे इज फोकस्ड मोर ऑन, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बात पे फोकस करते थे। जैसे कि फर्स्ट वो फोकस करते थे ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री, मीन्स किस ऑब्जेक्टिविटी पे वो हिस्ट्री बेस्ड है उसके ऊपर फोकस करते थे, और सेकेंड जो है वो हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर फोकस करते थे। सो प्रायर टू द 18th centuries, मतलब 18th century के पहले, ऑल द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वेर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस रिवॉल्विंग अराउंड द डिवाइन फिनोमिनन। 18th century के प्रायर मीन्स 18th century के पहले सारे जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है वो मेनली इंटरेस्टेड रहते थे फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस के ऊपर, जो डिवाइन फिनोमिनन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज, मतलब ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे आगे वो सिनेरियो जो है वो बदलता गया। सो क्या हुआ था कि इन 1737 the Göttingen University was founded in Germany. The university for the first time had an independent department of history. Later on, other German universities also became the center of historical studies. मीन्स जो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी, सारे जर्मन यूनिवर्सिटीज ने भी एक अपना सेंटर बना दिया हिस्टोरिकल स्टडीज का। सो हमने हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का पार्ट 1 खत्म कर दिया। तो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल आईडी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने डाउट्स जीमेल आईडी पे हमें पूछ सकते हैं।
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। Subscribe and stay tuned for upcoming new videos. Thanks for watching the video.